नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 कृषि, पूरे पाठ को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वन लाइनर नोट्स की सहायता से हम देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो भारत की कितनी जनसंख्या जो है खेती के काम में संलग्न है? 2/3 जनसंख्या। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? तो खेती के प्रकार दिए हुए हैं आपको ये किताब के अंदर। सबसे पहला प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। देखो, जो कृषि केवल जीविका निर्वाह यानी कि अपना पेट भरने, पालन पोषण करने के उद्देश्य से छोटी सी जगह पे की जाती है, उसको बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। भूमि के छोटे टुकड़ों पर, आदिम कृषि औजारों पर। ठीक है, आदिम कृषि औजार का मतलब किसका उपयोग कर? लकड़ी के हल और भी जो पुराने जमाने के औजार हैं उनकी सहायता से खेती करते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते इसके अंदर, क्योंकि छोटे क्षेत्र में की जाती है तो जरूरत पड़ती भी नहीं है। परिवार अथवा समुदाय की श्रम की मदद से, यानी कि परिवार के लोग ही खेती करते हैं, या फिर थोड़ी और अगर जरूरत महसूस हुई तो आस पड़ोस के समाज के लोग की मदद ले ली जाती है। ठीक है, तो इससे की जाती है। इसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहते हैं। कर्तन का मतलब काट कर जलाना, यानी कि क्या करते हैं आदिवासी लोग, एक स्थान पर जमीन को, जब पेड़ पौधों को काट देते हैं, जला देते हैं और उस स्थान पर खेती करते हैं, फिर कुछ समय पश्चात वापस नई जगह ढूंढ लेते हैं, वापस यही काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली कृषि। नेक्स्ट है, इसमें उत्पादन क्या होता है? कम होता है, क्योंकि छोटी जगह में करते हैं तो उत्पादन कम ही होता है। उत्तर पूर्वी, आप देखो ये जो कर्तन दहन प्रणाली है, इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो विशेष रूप से जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें क्या बोलते हैं? इसको झूम कहते हैं। मणिपुर में पामलू कहते हैं इसको। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको कहते हैं दीपा। नेक्स्ट है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि सेकंड प्रकार है कृषि का, गहन जीविका कृषि। गहन का मतलब होता है कि ज़्यादा मात्रा में की जाने वाली। तो यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, यानी कि मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिक उत्पादन प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, अतिरिक्त सिंचाई के साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि नाम से स्पष्ट है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार करने के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। इसका उद्देश्य अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है, यानी कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास इसमें करने वाला है। तो विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब में चावल जो है वो वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। अब देखो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मायने हैं फसलों के। अब चावल को हरियाणा, पंजाब में कम खाते हैं, तो ये कौन सी फसल होगी? वाणिज्य, यानी कि व्यापार करने के उद्देश्य से उगाते हों। परंतु उड़ीसा राज्य में केवल चावल ही वहाँ पर ज़्यादा खाते हैं, तो यहाँ पर वो वाणिज्य फसल नहीं है, यहाँ पर कौन सी फसल है? जीविका फसल है। ठीक है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही है। तो एक कृषि का प्रकार रोपण कृषि भी है, और इसके अंतर्गत वे जो पैदावार काम में ले जाती है वो वाणिज्य के अंतर्गत भी आती है। जैसे कि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो ये जो फसलें हैं इसका उपयोग काय के लिए करता है किसान? इनको बेचने के लिए। ठीक है, कॉफ़ी जो उगाएगा पूरा तो नहीं पिएगा, रबर जो उगाएगा उस काम में नहीं लेगा, यानी कि इसका व्यापार करने के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं रोपण कृषि या वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्य और रोपण एक तरीके से एक ही बात है। रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, तो बिक्री का मतलब केवल बेचने के लिए उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा। पहले बात तो क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तो मावठ किसे कहते हैं? तो शीतकाल में, यानी कि सर्दी के मौसम में जो वर्षा होती है, कैसे होती है वर्षा? पश्चिमी विक्षोभों से। विक्षोभ का मतलब हवाओं से। तो पश्चिम दिशा से हवाएं आती है, अपने साथ मानसून लाती है और पानी गिरा देती है, इसको बोलते हैं मावठ। और विशेष रूप से मावठ जो है शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है किस प्रकार की फसल के लिए लाभदायक है? तो यह है रबी की फसल के लिए लाभदायक है। अब रबी में कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। तो विशेष रूप से ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं और इनमें ये फायदा पहुंचाती है। नेक्स्ट इसके बाद में खरीफ की फसल। तो खरीफ में आता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर। तो ये सारी जो क्या है किताब में नाम लिखे हुए हैं इनका, तो ये सब यहाँ मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट है गन्ने की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है? तो 1 साल लगता है, ये भी एक फैक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, गन्ने की जो फसल है पूरे 1 साल में पक करके तैयार होती है। मतलब अगर कोई गन्ना उगाता है किसान तो उसको 1 वर्ष में केवल एक ही फसल मिलने वाली है। नेक्स्ट है मुख्य फसलें। अब पार्टी के अंदर जो मुख्य फसलें हैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक खाद्यान्न फसल की भौगोलिक परिस्थितियाँ लिखिए, भाई चावल का लिखिए या गेहूँ का लिखिए, कि कैसे उगाते हैं, कितना तापमान चाहिए होता है, कितनी वर्षा चाहिए होती है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो चावल पहली फसल है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली कौन सी फसल है? चावल। भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है इसमें? दूसरा। तापमान कितना चाहिए होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चावल की फसल को उगाने के लिए चाहिए। नेक्स्ट है अधिक आर्द्रता। आपने देखा होगा कि चावल की जो फसल है वहाँ पर अधिकांश समय तक पानी भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि नमी क्या चाहिए? ज़्यादा। तो अधिक आर्द्रता चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर विशेष रूप से चावल की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट है पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन राज्यों में विशेष रूप से उगाई जाती है। नेक्स्ट है गेहूँ। तो गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। नंबर 2 पे खाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, गंगा और विशेष रूप से गंगा सतलुज का मैदान, यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। तीसरी फसल है ज्वार, और तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है ज्वार। ये वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जहाँ वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में विशेष रूप से ज्वार को उगाया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी इसके कुछ मुख्य राज्य हैं। नेक्स्ट है मक्का।
खाद्यान्न व चारा दोनों रूप से उपयोगी है। यानी कि मक्का की जो फसल है वो खाने के काम तो आती है, साथ में इसका जो भी अपशिष्ट बचता है, कृषि अपशिष्ट, वो किसी काम आता है जानवरों के खाने में। तो यानी कि चारे में भी काम में आती है और खाद्यान्न में भी काम में आती है। तो दोहरा फायदा है इसका। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है इसको। और मिट्टी कैसी चाहिए होती है मक्का के लिए? जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जिसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, अर्थात जल्दी से सूखती नहीं है। कर्नाटक, यूपी, एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कुछ मुख्य राज्य इसके उत्पादक हैं। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यानी कि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जहाँ थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, उन दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से गन्ने की फसल उगाई जाती है। तापमान कितना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान पहले भी आया है। अब देखिए मक्का में भी इतना ही तापमान चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। वर्षा कितनी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। आपने पहले देखा गेहूं की फसल में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है इसमें किसके उत्पादन में? गन्ने के उत्पादन में। नेक्स्ट है पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी। पंजाब, हरियाणा तो लिखिए ही लिखिए बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना उगाते हैं यहाँ पर। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात में भी राजकोट जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है चाय। तो चाय का जो पौधा है वो अंग्रेज लाए थे भारत का नहीं है, तो अंग्रेज लाए थे भारत में विदेश से। ढलान वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से चाय का पौधा उगाया जाता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है। मतलब इसकी जड़ों में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और वर्षा की जो बौछार है पत्तियों के विकास में सहायक होती है। तो अगर धीमी धीमी वर्षा हो रही हो, पानी गिर रहा हो हल्का हल्का सा, तो वो फायदेमंद है चाय के पौधों के लिए। सस्ता और कुशल श्रम की जरूरत पड़ती है। यानी कि मजदूर कैसे होने चाहिए? कम पैसों में मजदूर मिलने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? कुशल, यानी कि उनको काम आना चाहिए। तो चाय का पौधा इस प्रकार से उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कहाँ उगाते हैं? विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, असम की चाय फेमस है। तो इन क्षेत्रों में चाय उगाई जाती है। चीन के बाद हमारा क्या है? दूसरा स्थान है। कॉफ़ी। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो हमारे किस्म में जो कॉफ़ी उगाते हैं उसका बीज किस किस्म का है? अरेबिका। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहलाता है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि रेशम का उत्पादन करना, ये रेशम कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, क्योंकि हमें इसका आविष्कार भारत में ही हुआ है कपास के पौधे का, ठीक है, जिससे रुई बनती है। चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का, 2017 के अकॉर्डिंग किताब में लिखा हुआ है। काली मिट्टी जरूरी है, हम इससे पिछले वाले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि काली मिट्टी विशेष रूप से कपास के लिए कौन सी मिट्टी काम में ली जाती है? काली। कैसे कपास कैसे काली, आप याद रख सकते हैं। तापमान ऊंचे चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 210 पाला रहित दिन व खिली धूप चाहिए। तो विशेष रूप से याद रखना है, आंकड़ा किताब में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि 210 पाला रहित दिन तथा खिली धूप चाहिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी में विशेष रूप से कपास का पौधा उगाया जाता है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा कृषि में किए गए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। यानी कि कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए, किसानों की आर्थिक स्थिति उन्नत करने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास करती है, तो वो प्रयास पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पार्ट का अंतिम टॉपिक यही है। देखो पहला, पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रखा गया था। सरकार हर 5 साल के लिए अपने दायित्व निर्धारित करती है, अपने लक्ष्य निर्धारित करती है कि इन 5 सालों में हमें आगे क्या करना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो लक्ष्य था वो क्या था? भूमि सुधार कार्यक्रम। यानी कि जमीन मिट्टी की जो है वो उपजाऊपन सुधारना। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के लिए रणनीतियाँ। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और हरित क्रांति जो है वो पेड़ पौधों इनसे संबंधित है, तो इनके लिए रणनीतियाँ बनाना। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत। तो भूमि विकास का मतलब वही है मिट्टी की स्थिति को सुधार करना। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान, क्योंकि फसलें नष्ट हो जाती है, अकाल पड़ जाए, ज़्यादा पानी गिर जाए, आंधी तूफान आ जाए, आग लग जाए या उनमें कोई कीड़ा लग जाए, इस कारण फसल प्रभावित होती है, तो फसल बीमा का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर किसानों को बिल्कुल न्यूनतम ब्याज दर में ऋण उपलब्ध हो जाता है ताकि वो खेती कर पाएंगे। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। जब किसान खेती करते हैं तो कोई जीव जानवर उनको काट ले, उसके लिए भी बीमा का प्रावधान है और KCC का भी प्रावधान है। यहाँ पर बिल्कुल न्यूनतम ब्याज दर पर या शायद ब्याज दर होता ही नहीं है, तो किसानों को लोन मिल जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी, तो कब पानी गिरने वाला है, कब नहीं गिरने वाला है, या और भी कोई समस्या हो खेती संबंधित, तो दूरदर्शन पर DD किसान चैनल चलता है, उस पर वो देख सकते हैं और कॉल करके पूछ भी सकते हैं यदि कोई समस्या है तो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। सरकार समय समय पर MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है कि यदि किसान का जो उत्पाद है वो बाजार में कम कीमत पर बिक रहा है, किसान उसे बेचना नहीं चाहता, तो वह सरकारी कांटे पर तुलवा करके उचित दाम पा सकता है। इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सरकार उसको उस एक निश्चित दर पे खरीदती है, बाद में वही जो अनाज है वो किसको बढ़ता है? जो गरीब BPL जो परिवार होते हैं उनको राशन के रूप में वो गेहूँ वितरित किया जाता है, तो वही गेहूँ वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्या नाम दिया गया है? रक्तहीन क्रांति भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से इस पार्ट के महत्वपूर्ण पॉइंटों को हमने नोट्स की सहायता से डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।